नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 जून सन 2026। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस दिन को पूरी दुनिया में योग के फायदों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा साल का सबसे बड़ा दिन भी है। इस दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा की सीध में होता है, जिससे भारत समेत उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा यानी लगभग 14 घंटे का और रात सबसे छोटी होती है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मौसम विभाग ने 22 जून तक प्रदेश के कई जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। आज बारिश की है ज्यादा संभावना, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। हरियाणा SSC CET ग्रुप डी अपडेट, आवेदन प्रक्रिया तेज, हजारों अभ्यर्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन। हरियाणा दयालु योजना के हजारों लाभार्थियों को मिलेगा लाभ, 6 महीने तक कर सकेंगे क्लेम। नीट री एग्जाम के लिए हरियाणा में मॉक ड्रिल, परीक्षा केंद्रों में CRPF, क्वेश्चन पेपर सेना की निगरानी में। महेंद्रगढ़ के नारनौल मेडिकल कॉलेज में निकली भर्ती, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन। आज सिरसा आएंगे कुलदीप बिश्नोई, जाट धर्मशाला में होगा मिलन समारोह कार्यक्रम, जाट सभा करेगी सम्मानित। पेंशन पर बड़ा फैसला, हरियाणा में UPS से NPS का रास्ता साफ, पर वापसी के सारे दरवाजे बंद। हांसी पेयजल लाइन से ग्रामीणों को मिलेगा पानी, सरकार ने गांव चैनत की मांग मानी। उचाना में निर्माण मजदूरों ने CM व श्रम मंत्री का पुतला फूका, पंजीकरण बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हरियाणा मॉडल से विदेश भेजे जाएंगे युवा, CM बोले डंकी रूट नहीं, सरकार दिला रही नौकरी। महेंद्रगढ़ कॉलेज में प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 30 जून तक कर सकते हैं आवेदन। मृतक निवेशकों के शेयर बॉन्ड्स आसानी से वारिसों के नाम होंगे। सेबी ने ट्रांसफर प्रोसेस को सरल बनाया, अब पैन की आवश्यकता भी नहीं होगी। सरकार ने 16 दवा कॉम्बिनेशन पर रोक लगाई, स्किन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी शामिल, कहा इनसे इलाज में फायदे से अधिक जोखिम ज्यादा। क्रिकेटर रोहित शर्मा व सिंगर अलका याग्निक समेत 65 को पद्म पुरस्कार मिलेंगे। 23 जून को पद्म अवार्ड्स का दूसरा चरण होगा। 12 दिन से अटका मानसून 23 जून से आगे बढ़ेगा। MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर चक्रवाती सिस्टम एक्टिव। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद किया। लेबनान पर इजरायली हमलों में 16 लोगों की मौत के बाद लिया फैसला, नेतन्याहू बोले अटैक जारी रहेगा। और भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराया, सीरीज 3-0 से जीती। तीसरे वनडे में यशस्वी का शतक लगा तो रोहित की 50। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के फतेहाबाद में शनिवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। जिले के कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना बन गया। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहा और कहीं से भी बारिश की सूचना नहीं मिली। मौसम विभाग ने 22 जून तक प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने तथा खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। वहीं रोहतक और फरीदाबाद का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। मौसम विभाग के अनुसार 21 जून को बारिश की सबसे अधिक संभावना है, यानी आज रविवार को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल और फरीदाबाद सहित कुल 13 जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 22 जून को अलर्ट का असर थोड़ा सिमटने लगेगा। मुख्य रूप से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर जिलों में आंधी पानी का दौर जारी रह सकता है। इसके बाद यानी 23 जून से मौसम पूरी तरह से साफ होने का अनुमान लगाया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि अब 15 जून से बढ़ाकर 30 जून किए जाने के बाद कॉलेजों में दाखिले की होड़ मच गई है। राज्य के महाविद्यालय महेंद्रगढ़ में विभिन्न कोर्सेज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भारी उछाल देखने को मिला है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विजय यादव ने एक विशेष जानकारी साझा करते हुए बताया कि चालू शैक्षणिक सत्र से कॉलेज में पहली बार स्नातक स्तर पर फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा विषय शुरू किया गया है। इस नए कोर्स को लेकर विद्यार्थियों में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है। फिजिकल एजुकेशन की मात्र 40 सीटों के लिए अब तक 560 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। प्राचार्य ने बताया कि पहले साल में इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आना इस बात को साबित करता है कि युवा खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने को लेकर बेहद गंभीर है। अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों और सर्वर डाउन होने जैसी समस्याओं से बचने के लिए 30 जून का इंतजार अभ्यर्थी न करें। योग्य छात्र समय रहते अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लें।
हरियाणा एसएससी सीईटी ग्रुप डी भर्ती को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद अब तक 50,146 अभ्यर्थी पोर्टल पर पंजीकरण कर चुके हैं। इनमें से 10,646 उम्मीदवारों ने अपना आवेदन फाइनल सबमिट भी कर दिया है। आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपना आवेदन स्वयं भरें और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। फॉर्म भरने के बाद सभी जानकारियों को ध्यान से जांचने के बाद ही फाइनल सबमिट करें, क्योंकि एक बार आवेदन जमा होने के बाद सुधार की संभावना सीमित हो सकती है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर फैल रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर भी आयोग ने चेतावनी दी है। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत सूचना पर ही भरोसा करें। हरियाणा एसएससी के तहत सीईटी ग्रुप डी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 19 जून 2026 से प्रारंभ हुई थी। हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस से हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में जाने का एक मुश्त और एक तरफा विकल्प देने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यूपीएस का विकल्प चुन चुके कर्मचारी अब निर्धारित शर्तों के तहत एनपीएस में स्विच कर सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार यूपीएस का विकल्प चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी किसी भी समय यूपीएस से एनपीएस में जाने का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन यह विकल्प उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से कम 1 वर्ष पहले प्रयोग करना होगा। यदि कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर विकल्प नहीं अपनाता है तो वह स्वतः यूपीएस के अंतर्गत ही बना रहेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल एक बार और एक तरफा होगी, यानी कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस में जाने के बाद दोबारा यूपीएस में वापस नहीं लौट सकेगा। पूर्व सांसद एवं बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का रविवार यानी आज सिरसा दौरा रहेगा। इस दौरे से सिरसा की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी से नाराजगी और सीएम नायब सिंह सैनी से 3 बार की लगातार मुलाकातों के बीच ये दौरा रहा है। यहाँ पर हरियाणा के पूर्व सीएम एवं बिश्नोई रत्न चौधरी भजनलाल के अनुयायी बुलाए गए हैं। रविवार सुबह 9 बजे कार्यक्रम तय किया गया है। जानकारी के अनुसार सिरसा में अम्बेडकर चौक नजदीक स्थित जाट धर्मशाला में स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जिले भर से भजनलाल परिवार से जुड़े अनुयायी एकजुट रहे होंगे। यहां पहुंचने पर पहले पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इस दौरान जाट सभा की ओर से उनको सम्मानित भी किया जाएगा। इसके बाद अपने समर्थकों से मिलेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी चर्चा बनी हुई है। इससे पहले यहां पर इनेलो व जसपा नेता व समर्थक एकजुट होते रहे हैं और ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। हरियाणा सरकार दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु के तहत पात्र परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार योजना में दावा यानी क्लेम दाखिल करने की समय सीमा अब 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने करने जा रही है। इस प्रस्ताव पर 22 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में मोहर लग सकती है। अभी योजना में परिवार के सदस्य की मृत्यु या फिर दुर्घटना की स्थायी दिव्यांगता होने पर 3 महीने के भीतर दावा करना अनिवार्य है। समय सीमा पार होने पर कई परिवार लाभ से वंचित रह जाते हैं। सरकार का मानना है कि शोक दस्तावेज जुटाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण कई जरूरतमंद परिवार तय समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाते हैं। सरकार इस संशोधन का लाभ पुराने मामलों तक बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इससे वे परिवार भी योजना के दायरे में आ सकते हैं जिनके दावे केवल समय सीमा खत्म होने की वजह से अटक गए थे। प्रस्ताव के मुताबिक विलंब से दाखिल दावों के निपटारे के लिए अलग से मंजूरी व्यवस्था भी बनाई जाएगी। हरियाणा सरकार की दयालु योजना के तहत आपको बता दें कि 6 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पात्र परिवारों को कमाऊ सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता होने पर आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। योजना का उद्देश्य संकट की घड़ी में परिवारों को वित्तीय सहारा देना है। नीट यूजी री एग्जाम से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने बीते दिन यानी शनिवार को हरियाणा में मॉक ड्रिल की। परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन और सीआरपीएफ के सहयोग से मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। खास बात यह रही कि मॉक ड्रिल के दौरान मीडिया को दूर रखा गया। हरियाणा के 19 जिलों में बनाए गए 175 परीक्षा केंद्रों पर 65,000 से अधिक अभ्यर्थी आज परीक्षा देंगे। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रोडवेज बस स्टैंडों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। वहीं बीकानेर मंडल की ओर से 3 विशेष ट्रेनें भी चलाई गई है। शुक्रवार को क्वेश्चन पेपर एयरप्लेन से हिसार एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, जिन्हें सेना की निगरानी में सुरक्षित रखा गया है। परीक्षा के दिन क्वेश्चन पेपर और अन्य गोपनीय सामग्री को कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन, पुलिस और एस्कॉर्ट टीमों को सौंपी गई है। एनटीए के अनुसार नीट यूजी परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक पेन एंड पेपर मोड में आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह 11:30 बजे से शुरू होकर दोपहर बाद यानी 1:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर मल्टी लेयर फ्री फ्लो सिस्टम का ट्रायल पूरा हो चुका है और अब 22 व 23 जून की दरमियानी रात से इसको लेकर शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए टोल पर मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम कमिंग सून के होर्डिंग भी लगने शुरू हो चुके हैं। हालांकि पहले इसे 1 जून, फिर 15 जून और अब 23 जून से लागू करने की बात सामने आ रही है। इस सिस्टम के लागू हो जाने के बाद वाहन चालकों को टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा और टोल अपने आप कट जाएगा, लेकिन कर्मचारियों के रोजगार को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। नई व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा पर 32 अत्याधुनिक कैमरे और आधुनिक सेंसर लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहन पर लगे फास्टैग और नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे। जैसे ही वाहन टोल क्षेत्र से गुजरेगा, सिस्टम उसकी पहचान कर संबंधित खाते से टोल राशि अपने आप काट लेगा। पूरी प्रक्रिया में वाहन को कहीं पर भी रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी और यात्रा तेज व आसान बनेगी। हालांकि इस सुविधा के साथ ही टोल पर काम करने वाले तकरीबन 200 से 250 कर्मचारियों के रोजगार पर भी संकट मंडराने लगा है। सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होने के कारण टोल बूथ और बैरियर हटा दिए जाएंगे, जिससे स्टाफ की जरूरत काफी कम हो जाएगी। यदि किसी वाहन में फास्टैग नहीं है तो कैमरों के जरिए नंबर प्लेट के आधार पर टोल वसूला जाएगा। अगर किसी कारण से टोल राशि नहीं कटती तो वाहन मालिक को एसएमएस या मोबाइल ऐप के माध्यम से सूचना दी जाएगी। नए नियमों के तहत ऐसे मामलों में पेनल्टी भी लग सकती है। ऑनलाइन भुगतान करने पर 1.25 गुना और नकद भुगतान करने पर 2 गुना टोल देना पड़ सकता है। हरियाणा सरकार ने विदेशों में रोजगार दिलाने की अपनी पहल को पंजाब के सामने मॉडल के रूप में पेश किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य के 5,500 से अधिक युवाओं के आवेदन विदेश में रोजगार के लिए जांच प्रक्रिया में है और सरकार की व्यवस्था के तहत युवाओं को केवल हवाई टिकट का खर्च उठाना पड़ता है। हरियाणा ने विदेश सहयोग विभाग के जरिए युवाओं को कानूनी और व्यवस्थित तरीके से विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। वर्तमान में बात करें तो 5,500 से अधिक आवेदन जाँच के विभिन्न चरणों में है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को अवैध एजेंटों और जोखिम भरे रास्तों से बचाकर सुरक्षित रोजगार उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जा रहे हैं, तो वहीं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत बुजुर्गों को 3,200 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में राशि दी जा रही है। हरियाणा के हादसे में भाखड़ा के पानी को लेकर विवाद खत्म हो गया है। 35 दिन बाद गांव चैनत का धरना अब समाप्त होने को है। सरकार ने ग्रामीणों की मांग को मंजूर कर लिया है। सरकार हादसे को जाने वाली पेयजल लाइन में से टी पॉइंट देने पर तैयार हो गई है। सरकार व प्रशासन की तरफ से सरपंच एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सोमेश कुमार ने धरने पर आकर ये मांग पढ़कर सुनाई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच को कंधों पर उठा लिया और थाली बजाकर व तालियां बजाकर जीत का जश्न मनाया। वहीं चैनत गाँव की संघर्ष समिति ने कहा कि अब धरना तभी उठाएंगे जब धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। वहीं देर शाम ठेकेदार ने पेयजल कनेक्शन का काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद कमेटी आज धरना खत्म करने का ऐलान कर सकती है। सोमेश कुमार ने बताया कि सरकार ने ग्रामीणों की बात मान ली है और हांसी पेयजल लाइन से टी पॉइंट जोड़ा जाएगा और गांव को पानी दिया जाएगा। 21 जून यानी आज होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और रोडवेज विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। करनाल जिले में बनाए गए 8 परीक्षा केंद्रों पर कुल 2708 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। वहीं विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार ने फ्री बस सेवा उपलब्ध करवाने का भी फैसला लिया है। नीट अभ्यर्थियों को रोडवेज की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। टिकट तो जारी की जाएगी, लेकिन उसका कोई शुल्क नहीं जाएगा। यह केवल रिकॉर्ड के लिए होगी। आपको बता दें कि नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2708 अभ्यर्थी ये परीक्षा देंगे। सुरक्षा के मद्देनजर भी पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम परीक्षा केंद्रों के बाहर किए जाएंगे। वहीं 200 के करीब अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में महर्षि च्यवन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं राव तुलाराम अस्पताल कोरियावास ने चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। संस्थान की ओर से सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और ट्यूटर व डेमोन्स्ट्रेटर के कुल 93 पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिसूचना जारी हुई है। बता दें कि भर्ती अनुबंध और टेन्योर आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों को किसी भी लिखित परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह साक्षात्कार आधारित रहेगी। इससे योग्य अभ्यर्थियों को जल्द रोजगार का अवसर मिलेगा और अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं भी मजबूत होंगी। जूनियर रेजिडेंट पदों के लिए आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। सभी पदों के लिए आयु सीमा 22 से 45 वर्ष तय की गई है। हरियाणा के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित समय सीमा के भीतर निदेशक कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।
जींद जिले के उचाना उपमंडल कार्यालय में शनिवार को निर्माण मजदूरों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मजदूर एकत्रित हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और श्रम मंत्री अनिल विज का पुतला फूंका, जिससे सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। मजदूरों की मुख्य मांगों में हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत लाखों निर्माण मजदूरों का रद्द किया गया पंजीकरण बहाल करना, मनरेगा मजदूरों को श्रम कल्याण बोर्ड में शामिल करना और निर्माण यूनियनों को तस्दीक का अधिकार देना शामिल था। भवन निर्माण मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर लोहान ने बताया कि भाजपा सरकार ने पिछले 11 महीनों में निर्माण मजदूर अधिनियम 1996 से संबंधित पोर्टल को बंद कर रखा है, जिसके कारण लाखों मजदूरों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि पोर्टल को दोबारा शुरू करवाने के लिए प्रदेश की सभी निर्माण मजदूर यूनियनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। लोहान ने आरोप लगाया कि मजदूर कल्याण के लिए बोर्ड में जमा तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए पर सरकार की नजर है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा शुरू किए गए नए पोर्टल में ऐसी शर्तें रखी गई है जिनके कारण अधिकांश मजदूर योजनाओं के दायरे से बाहर हो गए हैं। मनरेगा मजदूरों को भी इस योजना से बाहर कर दिया गया है। धर्मवीर लोहान ने सरकार के 125 दिन रोजगार देने के दावे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर मजदूरों को 15 दिन का भी काम नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा का बजट कम कर दिया गया है, जिससे 125 दिन रोजगार देने का दावा अव्यवहारिक प्रतीत होता नजर आ रहा है। 12 दिनों से तेलंगाना में अटका मानसून अब आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून तक इसके छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून के लिए जरूरी सिस्टम सक्रिय हो गया है। इससे मध्य भारत में चक्रवाती घेरा बना हुआ है, जिससे मानसून के बादल उत्तर भारत की तरफ आ सकते हैं। मानसून 15 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में अटका हुआ है। राजस्थान के 12 जिलों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी मध्य प्रदेश में 21 से 23 जून के बीच आंधी तूफान और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ में 23 जून तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। तो वहीं आज बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना है। इसके अलावा बिहार में कुछ जगहों पर 50 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कई इलाकों में 40 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। सोने चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2830 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 13 जून को 1,48,000 रुपए पर था। वहीं चांदी 2,43,000 रुपए प्रति किलो से गिरकर 2,32,000 रुपए पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 10,609 रुपए कम हुई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,32,793 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 की बात करें तो सोने के दाम उस समय 1,33,000 रुपए पर थे, जो अब 29 जनवरी को बढ़कर 1,76,000 रुपए के सबसे ऊपरी स्तर तक पहुंच गए थे। तब से लेकर अब तक सोना 31,000 रुपए सस्ता हो चुका है। तो वहीं चांदी की कीमत भी 31 दिसंबर 2025 को 2,30,000 रुपए पर थी, जो कि 29 जनवरी को इसके हाईएस्ट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी, यानी 3,86,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर देखी गई। तब से लेकर अब तक 142 दिन में चांदी 1,54,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। इसके अलावा $1 का रेट 94 रुपए 33 पैसे पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।